क्या हम ज़्यादा फ्लो में आ गए थे क्या? कभी कभी होता है आदमी मोशन में बह जाता है कि नहीं है? हाँ, वही चीज़ है। आप लोग इसी तरह से इथिक्स के पेपर में बच्चे मोशन में आ जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो जो सांस्कृतिक और सांस्कृतिक नई चीज़ें रहती हैं, फिलॉसफी वो डालने लगते हैं और सोचते हैं, जब निकलते हैं तो पेपर देखते हैं, यार पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि इतना तो हम आज तक लिख रहे हैं, ठीक। और फाइनली लिख करके आते हैं और नंबर पता चलता है 73 नंबर, 72 नंबर, ठीक। इस टोटल पेपर में आपको परिभाषाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। परिभाषा एक्चुअल में कह क्या रहा है, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि परिभाषा कह क्या रहा है, तब तक इन बातों की कोई भी चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखिए। फिर आइए, आप एग्जाम्पल्स डालिए। जब तक आप एग्जाम्पल्स से नहीं बताओगे, और एग्जाम्पल भी क्या होने चाहिए, वर्तमान परिदृश्य के होने चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान परिदृश्य के अगर एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई अगले वाले को आप क्या एग्जाम्पल दिए, वो क्या जान रहा है। वर्तमान में अगर वो नहीं चल रहा है तो क्या जानेगा कौन सा एग्जाम्पल दे दिए, पता नहीं। आपने अपने गली पूछे का एग्जाम्पल दे दिया कि एक लड़का था, ठीक ठीक, इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं है। मोरल, ठीक, आ गया। अब देख लीजिए कि इस पेपर में हमको 3 पक्ष पढ़ने हैं। कितने पक्ष पढ़ने हैं? 3 पक्ष। अभी हम चैप्टर नहीं शुरू किए हैं, सिलेबस नहीं शुरू किए, बस हम बात कर रहे हैं किसी कि किन पक्षों को हमको ध्यान में देना है और पढ़ना है। बहुत आसान पेपर है, लेकिन ये लिखने पे जाइएगा और फ्लो चार्ट्स जितना अधिक बनाएंगे उतना अधिक लाभ है। किताब इतनी मोटी मोटी मिलेगी, दृष्टि IAS की मिल जाएगी आपको, घटना चक्र की मिल जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। कई सारी किताबें मिल जाएंगी, ओनली IAS की मिल जाएंगी, दुनिया भर का। लेकिन आपके पास समय कम होता है। मैंने पहले ही मैं इसके लिए आपको बता रखा है कि आप टर्म्स को पहचानो, फ्लो चार्ट्स बनाओ और एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। और लिखने की कोशिश करना, लिखने का प्रयास होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान रखिए। आगे है यहाँ क्या, यहाँ 3 पक्ष दिए गए, ठीक है ना, 3 फेवर्स दिए गए हैं। एक फिलोसफर्स के पक्ष, ये पेपर एक फिलॉसफी पर डिपेंड है, मतलब फिलोसफर्स के अपने व्यू है। जैसे गांधीवाद, ठीक है ना, गांधी का सत्य का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है ना। गांधी के 7 सत्य कौन कौन से हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। गौतम बुद्ध के, ठीक है ना, कुछ सिद्धांत है, कांट के सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ फिलोसफर्स पर आधारित एथिक्स है, उस पर प्रश्न आते हैं। मतलब आप ये ना समझना कि ये हम बांट दिए, ये हम बांटे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। कुछ दार्शनिक पक्ष पर प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। जैसे आ गया कि गांधी जी के, ठीक है ना, गांधी जी के 7 सत्य कौन से हैं, उस पर लिखिए, ठीक है ना, क्लियर। 7th ट्रुथ, ठीक। फिर उसके बाद, ठीक, पाप पर आ जाता है, कौन कौन से पाप हैं, इस तरीके के आ जाते हैं। गौतम बुद्ध के हिसाब से अहिंसा क्या है, गौतम बुद्ध के अहिंसा और इनके अहिंसा में क्या हो, मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत और गांधीयन थॉट में क्या क्या अंतर है, किसी एक टर्म को लेकर के, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीजें, तो ये आपका क्या हो जाता है, दार्शनिक पक्ष हो जाता है, फिलोसफर्स पक्ष हो जाता है, ये जानिए। अब इसमें क्या है ये जानिए, इनमें बताया क्या है। इनमें बताया ये है कि नीति शास्त्र यानी एथिक्स और मानवीय सहसंबंध, जो ह्यूमन इंटरफेस है, ये पहला टॉपिक आपका यही है, ठीक है ना। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे, तो सिलेबस में पहला टॉपिक यही आपको मिलेगा, क्या, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानव सहसंबंध, ठीक है ना, क्लियर। मतलब अब जानिए इसमें है क्या,
एक्चुअल में ये क्या है कि मानवीय सहसंबंध में क्या, आजकल एथिक्स आप देख लो, कई तरह की एथिक्स हो गई। जैसे हमें अगर बिजनेस करना है तो हमारा बिजनेस एथिक्स कुछ और कहता है, ठीक है ना। क्या बिजनेस एथिक्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या कि कस्टमर कष्ट से न मरे। पहला एथिक्स तो आपका यही कहता है कि आप ऐसा करोगे कि कस्टमर कष्ट से मरे। ऐसा क्या हमारा एथिक्स कहता है? एथिक्स का मतलब ये जो समाज द्वारा सर्वथा स्वीकृत हो, मोरल वैल्यूज पर आधारित हो, वही तो हमारी नीतिगत चीजें होती, ठीक, जिसे हमने स्वीकार किया, समाज ने स्वीकार किया, ठीक। अगर आप ये कहते हो कि झूठ बोलना अच्छा है तो क्या समाज स्वीकार करेगा? तो क्या आप इथिक्स कहोगे इसको? नहीं कहोगे। सच बोलना पाप है, समाज स्वीकार करेगा, आप स्वीकार करोगे तो कैसे इथिक्स हो सकता है? होगा नहीं। लेकिन सच बोलना अच्छाई है, ये क्या है? आपको देखते ही लग गया कि यस दैट पर्टिकुलर इज एथिकल। ये क्या है? एथिकल, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आपको कई कई चीजें होती हैं, प्रश्न आते हैं, इस तरह से आते हैं कि अच्छाई के लिए बोला गया झूठ कई सच के बराबर होता है, जस्टिफाई, ऐसे भी प्रश्न आए, ठीक है ना, क्लियर। तो उसको आप उदाहरणों के तहत क्या करेंगे? जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल क्या है कि ह्यूमन इंटरफेस हमारा क्या है कि इनको देखना है। जैसे कहाँ मानवीय हो जाते हैं, जैसे बिजनेस में हमने बताया, बिजनेस में क्या बताया कि कस्टमर कष्ट से ना मरे। आप आ जाइए हॉस्पिटल, यानी चिकित्सकीय नीति शास्त्र। चिकित्सकीय नीति शास्त्र क्या कहता है कि भैया अगर आप प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, अन्य चीजें हैं, आप एथिकल हो समाज के प्रति, तो आपका मरीज मरना नहीं चाहिए, चाहे पैसे का अभाव ही क्यों ना हो। ये इथिक्स है। ये क्या है? इथिक्स है। ये हॉस्पिटैलिटी इथिक्स है या मेडिसिनल इथिक्स है, ठीक। तीसरा क्षेत्र आइए, खेल का क्षेत्र। खेल का क्षेत्र ये कि खेल में कोई बेईमानी ना हो, शकुनी ना बन जाए आप, ठीक है ना, क्लियर। होता है कि नहीं होता है? लोग बन जाते हैं, बेईमानी कर रहा है, ठीक, या डोप टेस्ट में पकड़े गए, तो वो क्या है? इथिकल है? नहीं इथिकल। तो खेल के लिए भी अलग एथिक्स होता है। पर्यावरणीय एथिक्स, पर्यावरण के लिए एथिक्स। पर्यावरण के लिए एथिक्स क्या? पेड़ काटो रोज बढ़िया से, ये इथिकल है इथिकल? नहीं इथिकल है, ठीक है ना, पेड़ लगाना इथिकल है। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये इथिकल है और ये ना इथिकल है? आप ये देख रहे हो कि समाज की तुलना में, समाज के रूप नजर में ये क्या है? इथिकल है। और समाज क्या मानता है? मोरल वैल्यूज को, वैल्यूज यानी मूल्य को, ठीक है ना, क्लियर, कि क्या हमें पेड़ लगाने चाहिए, ये मूल्य है, पर्यावरणीय मूल्य है, ठीक है ना। सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, डोप टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो मूल्य है, ठीक है ना। तो मतलब जो समाज के नज़र में मूल्य है, वही हमारी उन्हीं मूल्यों से तैयार होता है हमारा क्या? एथिक्स, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन मूल्य अलग अलग बदलते भी हैं, मूल्य के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई कई मूल्य हैं। जैसे हमारे के यहाँ समाज वाइज मूल्य भी बदलते हैं, समाज वाइज मूल्य भी बदलते हैं। कैसे मूल्य बदलते हैं? जैसे जान लीजिए, समाज वाइज मूल्य ये बदलते हैं कि आप ब्राह्मण समाज में चले जाओ तो मीट खाना यानी मांसाहार करना क्या होता है? एकदम गुनाह होता है। अगर खा लिए मुर्गा, वैसे तो मुर्गा छिप छिप के खा लेंगे, लेकिन समाज के रूप में, ब्राह्मण समाज के रूप में क्या है, ठीक है ना, वो एक मतलब पाप है।
भाई हिंसा और प्लस हिंसा करके आप खा भी ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या है पाप। दूसरा वही जो है आप दूसरे धर्मों और जातियों में देखिए, क्या ऐसा है? तो कहीं के लिए कुछ एथिक्स है, कहीं के लिए कुछ एथिक्स है, किसी समाज में कुछ एथिक्स है, किसी समाज में कुछ एथिक्स है। तो समाज जो है धर्मों पर, सॉरी मूल्य जो है धर्मों पर भी आधारित होते हैं, भौगोलिक दशाओं पर भी आधारित होते हैं, तापमान पर भी आधारित होते हैं। अब आप ये कहो, आप यहाँ हो, कई लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है ना, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसको खराब मान रहे हैं। आप सियाचिन ग्लेशियर पे हो, सैनिक हो, आप वहाँ शराब पी रहे हो, ठीक, ठंडी मिटाने के लिए पी रहे हो, तो आप क्या हो, आपके एथिकल वैल्यूज हैं, और यहाँ आप पी लिए तो आपके एथिकल वैल्यूज क्या हो गए, खत्म हो गए। तो मतलब वैल्यूज भी क्या है, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं वैल्यूज से हमारा एथिक्स बन रहा है। तो हम लोग ओवरऑल एथिक्स में मानवीय संबंधों में कई तरह के एथिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो मेडिसिनल एथिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एथिक्स हो, चाहे वो एनवायरमेंटल एथिक्स हो, चाहे वो बिजनेस एथिक्स हो, ठीक है ना, कई तरह के एथिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है ये भी जानेंगे कि नीति शास्त्र एवं मानवीय संबंधों में क्या है। पहला, नीति शास्त्र के सार तत्व कौन कौन से? सार तत्व का मतलब होता है वही वैल्यूज, ठीक है ना, कि सत्य, सत्यनिष्ठा, ठीक है ना, ईमानदारी, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, आप ये समझो, एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मार्कर है, उस पे लिखते हैं, ठीक है ना। एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सत्यनिष्ठा। क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठा। एक टर्म है ईमानदारी, ठीक है ना। दो है, ठीक, क्लियर। एक सत्यनिष्ठा है, एक ईमानदारी। डिफरेंस जानिए क्या है। एक कहानी सुनिए, फिर उसके बाद खुद डिसाइड आपका हो जाए। ये एग्जाम्पल है, कहानी नहीं है, मतलब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे ये महाशय है, मतलब वही महाशय है, उन्हीं को ले लेते हैं, ठीक, क्लियर। हाँ, ये पूरा नहीं मानते हैं, उस पर है, ठीक, बड़े भोले हैं, ठीक, जान लगते हैं कि अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट था कि कमेंट था? अब जानिए, आप जो भी ले लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा, कम और कमेंट वो तो फिर निपट लीजिएगा, ठीक। आइए, है क्या कि इनका जॉब लगा, गवर्नमेंट के अधिकारी बने, क्योंकि आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है। और सिविल सर्वेंट्स के लिए यहाँ देखिए तीसरा क्या है, प्रशासनिक पक्ष। एडमिनिस्ट्रेटर आप बनते हैं, अगर पीसीएस आईएएस बन रहे हो तो यू गॉट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। आप प्रशासन में जा रहे हो तो प्रशासक, ठीक, क्लियर। आगे है, अब आप क्या हुआ कि आप मान लीजिए कोई अधिकारी बन गए, आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि सारे अधिकारियों का एक जगह कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक, क्लियर। उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि सबके खाने पीने के लिए 5,000 भत्ता और आने जाने के लिए 5,000 भत्ता, ठीक है ना, ये दिया, ठीक है ना, अनाउंसेस दिए गए, कितने रहने के लिए, आने जाने के लिए और खाने पीने के लिए टोटल 10,000, ठीक, क्लियर। अब क्या हुआ कि आप आए और आपका खाने पीने अन्य सारी चीज़ों में, ठीक है ना, खर्चा केवल और केवल 4,000, कितना हुआ, 4, ठीक है ना, क्लियर। आप आ रहे थे, किसी के साथ आ गए, आपने अपना खर्चा नहीं किया, किसी के वाहन पे बैठ कर आ गए, आपको खर्चा मिल गया 10,000 कि आप उसमें रहना है, खाना है, आना जाना सब है, बस आपको कॉन्फ्रेंस में आना है,
और आपका खर्चा कितना हुआ टोटल 4। अब क्या हुआ कि सरकार द्वारा प्रदत्त धन जो था वो 10,000 आपके अकाउंट में आ गया, या विभाग द्वारा एक पैकेट तैयार कर लिया गया 10,000 का, आपको दिया गया कि साहब लीजिए 10,000 लीजिए। अब आप दुविधा में आ गए, अरे यार हम तो खर्च किए हैं 4,000। इन्होंने क्या किया, 2 प्राणी थे, एक ये थे एक इनके पीछे वाले, ठीक है ना, क्लियर। दोनों का 4-4 हजार लगा, इनका भी 4,000 लगा और इनका भी 4,000 लगा। ठीक हुआ ये कि इन्होंने ले लिया 10,000, ठीक, ले सकता है, आप ले लेंगे, सही बताइए। जब आपको सरकार दे रही है 10,000 तो आप 10,000 नहीं लेंगे, और भी मांग सकते हैं, और भी मांग सकते हैं, ठीक। तो एक टर्म और लिखना पड़ेगा बेईमानी, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, या भ्रष्टाचार, इथिक्स के उसमें बेईमानी तो आएगी नहीं, भ्रष्टाचार होगा एक टर्म, ठीक है ना, करप्शन, ठीक। अब आइए, 4,000 इन्होंने खर्चा किया, 4,000 इन्होंने खर्चा किया, सरकार द्वारा लिफाफा दिया गया 10,000 का, इन्होंने प्रेम से ले लिया, तो ये क्या कहलाए, ईमानदार, राइट सर, हाँ ये सही बात, ये ईमानदार कहलाए। कारण है क्योंकि जो नियत धन किया गया था उतने में ही इन्होंने काम चलाया, और जो इनको दिया गया उतना ही इन्होंने लिया, ठीक है ना। इससे मतलब इनको नहीं रहा कि हम एक्स्ट्रा लें, एक्स्ट्रा कमाएं, क्या किए, कुछ भी नहीं, ठीक। जो नियम था, नियम का पालन किया, ये क्या कहलाए, ईमानदार, ठीक है ना। इन पे ये जो है, ये 4,000 जब इनको दिया जाने लगा 10,000, तो इन्होंने कहा 4,000 निकाला ऐसे, ले लिया और 6,000 वापस कर दिया। कहा भैया ले लो, हमें जरूरत नहीं है। कहा नहीं सर, ये आपका धन है, आप जो वहाँ तक गए, हर चीज़ आपने किया, उसका ये मेहनताना है कि आपको 10,000 दिया गया है भत्ता, ठीक, इस पे आपका हक है, ये विभाग की ओर से, सरकार की ओर से आपको प्रदत्त है। नहीं भाई, हमारा 4,000 खर्च हुआ है, अब क्यों लें, ठीक है ना, आप इसे दे दीजिए, ठीक है ना। अरे नहीं सर, ये आप ही का है। इन्होंने 4,000 लिया और 6,000 क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये क्या कहलाए, सत्यनिष्ठा। ये इनकी क्या कहलाई, इंटीग्रिटी कहते हैं, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, इंटीग्रिटी, ठीक, ये सत्यनिष्ठा कहलाए। यही अंदर होता है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है सिंपैथी और इम्पैथी का। अब जान लीजिए, कुछ टर्म्स जान लीजिए। जैसे सिंपैथी का मतलब होता है, ठीक है ना, सहानुभूति। इम्पैथी का मतलब होता है परानुभूति, ठीक है ना, परानुभूति, ठीक है ना, मोशन में आ जाता है, ठीक, क्लियर। सहानुभूति और परानुभूति, ठीक है ना। अरे रहने दीजिए, बोलिए, ठीक, सहानुभूति और परानुभूति, ठीक, परानुभूति कह रहा है, समानुभूति का, समानुभूति, ठीक है ना, सहानुभूति और समानुभूति, ठीक। अब जानिए सिंपैथी जो हमारा है, सिंपैथी का मतलब क्या है। सिंपैथी का मतलब ये कि ऐसा है कि जैसे मैं आ रहा था रोड से, ठीक, गिर गया, ठीक, और मुझे घुटनों में चोट लग गई। घुसते ही आप लोग अरे सर आपको लग गया, चोट लग गया, ठीक।
आपने क्या दिया? सहानुभूति। मतलब सहानुभूति। बताइए, ठीक है ना? क्लियर? ये क्या हो गया? सहानुभूति, मतलब दूसरों के प्रति आपके हृदय में सहानुभूति हुई, ठीक है ना? सिंपैथी। इम्पैथी क्या होता है? समानुभूति। समानुभूति का मतलब ये कि इससे पहले आप पे वो आपदा आ चुकी है जो आज मेरे ऊपर आई, ठीक है ना? एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई सो का जाने पीर करे, ठीक है ना? क्लियर? ये समानुभूति के लिए, ठीक भाई। जो पीड़ा आपने कुछ दिनों पहले पाई थी, घुटनों पे आपको चोट लगा था, वो आज हमको लगा, तो आप उस दर्द को फील कर रहे हो। तब जो सहानुभूति आप दे रहे हो वो क्या कहलाएगा? समानुभूति कहलाएगा, ठीक है ना? क्लियर? वैसे तो सहानुभूति, हाँ बड़ा सुन के कष्ट हुआ, ये होता है। और समानुभूति में अंतर्मन जानता है, अंतर्मन की आवाज आती है कि हाँ यार उसको कैसा दर्द हो रहा होगा। ये क्या होता है? समानुभूति, ठीक है ना? क्लियर? तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ने हैं, उनके परफेक्ट एग्जाम्पल्स भी आजकल के दौर में क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। तो आ जाइए पहले देख लेते हैं। ये दिया हुआ है नीति शास्त्र के सार तत्व। सार तत्व यानी वैल्यूज, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं कि किन कंपोनेंट्स के आधार पर, ये कंपोनेंट्स ही तत्व होते हैं, ठीक है ना? टर्म्स होते हैं, जैसे कौन? सत्यनिष्ठा हो गया, ईमानदारी हो गई, सिंपैथी हो गई, इम्पैथी हो गई, उत्तरदायित्व हो गया। प्रशासनिक सेवा में जाओगे तो आपको क्या होगी? उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? जिम्मेदारी होगी, ठीक? क्लियर? तो ये सब क्या टर्म्स है, इन टर्म्स को जानना है, ठीक? आगे ये निर्धारक एवं परिणाम, ठीक है ना? इन तत्वों के निर्धारण कैसे होते हैं और परिणाम क्या क्या होते हैं? भाई सत्य बोलने के भी परिणाम है, झूठ बोलने के भी परिणाम है। जैसे एक कहा जाता है कि एक वृद्ध को, ठीक है ना, सुविधा देना, युवा के सुविधा देने से लाख गुना क्या इथिकल माना जाता है। यहाँ इथिकल जो है, लाभ वो नहीं माना जाएगा कि बड़ा अच्छा माना जाएगा, इथिकल बोलना है। हर उसमें टर्म्स जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो कैसा टर्म प्रयोग करेंगे? एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना? क्लियर? तो वही चीज कहा है। फिर दिया है नीति शास्त्र के आयाम। आयाम का मतलब क्या कि आयाम कई आयाम है। जैसे पढ़ोगे आप तो 3 आयाम होते हैं, ठीक है ना? एक मेटा एथिक्स आता है, एक पर्सनल एथिक्स आता है, एक बिहेवियरल आता है, ठीक है ना? बिहेवियरल का मतलब व्यावहारिक। व्यावहारिक में ही आपके आ जाते हैं बिजनेस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, पशु, ठीक है ना? पशु के लिए भी क्या होता है? एथिक्स होता है। आप कोई पशु देखो तो सबसे पहले ही क्या उठा लो, है कि नहीं? हमेशा सबसे पहले यही शुरू होता है कि नहीं होता है? आप कभी पास भी गए हो, है कि नहीं? गाय उतनी दूर है पहले ही से शुरू है इटाली में, अब आई पास तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक? तो क्या चीज़ है ये एथिक्स? क्या इसे एथिक्स कहेंगे? लेकिन आप लोग वो एथिक्स नहीं करते, समझते भी हो लेकिन एथिक्स नहीं करते, ठीक? एथिकल हम लोग नहीं होते, ढेला जरूर चलाते हैं, ठीक? अभी कोई बच्चा है जो अबोध है, वो कुत्ते का बच्चा है उसको मार रहा है, आप देखोगे बस हंसोगे। तो क्या ये एथिक्स है? एथिकल है? नहीं। मोरालिटी में कहीं से भी ये नहीं है, ठीक? तो इन्हीं चीज़ों पे चर्चा होनी है और कुछ नहीं। तो अलग अलग फेमिनिज्म पे है, फेमिनिस्ट एथिकल, नारीवादी एथिक्स क्या है, ठीक? नारीवादी एथिक्स में क्या है भाई? सब लोग जानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ठीक? क्लियर? तो जहाँ जहाँ एथिक्स है, जिस तरीके से है, उस हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है,
ये कारण है क्योंकि जो भी ये हम लोगों के लिए ये पेपर डालना, पहले पेपर ये नहीं था, लेकिन ये बाद में डाला गया। क्यों डाला गया? इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ठीक है ना, क्लियर? ताकि सिविल सर्विसेज में लोग अपने दायित्वों और अपने नैतिकता को न भूलें। ठीक है ना, क्लियर? एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग कहते हैं दुविधा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, नैतिक दुविधा, इथिकल डायलेमा। क्या कहते हैं? इथिकल डायलेमा। इथिकल डायलेमा का मतलब ये हो जाता है कि नैतिक दुविधा में आ जाना। ठीक है ना, क्लियर? किसमें आ जाना? नैतिक दुविधा में। नैतिक दुविधा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये है किसी हॉस्पिटल में फ्रंट पे बैठी हुई है मैनेजर, ठीक है ना, क्लियर? अब ये क्या हुआ कि हॉस्पिटल में सबसे आगे यही बैठी है, ठीक है ना, इन्हीं से सारे काम होने हैं। ठीक, हॉस्पिटल के मालिक ने इनको इन पे पूरा छोड़ दिया है कि लो अब तुम्ही को संभालना है मेरा साम्राज्य। ठीक, चाहे घाटे में ले जाओ चाहे फायदे में ले जाओ। ठीक है ना, तो ये किधर ले जाना चाहेंगे? मुनाफे। अगर बिजनेस एथिक्स को देखा जाए तो ये किधर ले जाना चाहेंगे? मुनाफे में। कहीं से आवाज आ रही है? घाटे में। ठीक, देखिए दोनों लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं। ठीक, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है? घाटे में ले जाएंगी, फायदे में ले जाएंगी, मुनाफे में। ठीक, आगे आइए। ये तो इनका इथिक्स कहता है। ठीक, अब क्या है सामाजिक इथिक्स क्या कहता है? ये हुआ क्या कि इनके पास एक व्यक्ति आया, उसका पुत्र घायल है। ठीक, उसको ऑपरेशन कराना है और ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपए की आवश्यकता है। इन्होंने बिल बता दिया कि 80,000 रुपया लगेगा, तब ऑपरेशन होगा, तो कैची नहीं चलेगी। ठीक है ना, क्लियर? अब उस पे इन्होंने भाई सुना तो दिया। अब उस बेचारे के पास क्या है? 50,000 रुपए ही है। कितने हैं? 50,000 रुपए है। और है क्या दिक्कत कि अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द ना हुआ तो उसका बच्चा नहीं बचेगा। ठीक, ये भी शर्त है। अब सामाजिक रूप से ये देखा जाए तो सामाजिक रूप से इनका कर्तव्य क्या बनता है? सोशल इथिक्स क्या कहती है? इलाज करने में कि इनको क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। देखिए सब आप ही लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। मोरल वैल्यूज जितनी है सब आपको पता है। ठीक, तो अगर हम लोग सोशल इथिक्स से देख रहे हैं, सामाजिक दायित्व को देख रहे हैं, तो इनको क्या कर देना चाहिए? 50,000 में कर देना चाहिए। भैया जाओ यार ऑपरेशन करवा, हम बॉस से निपट लेंगे। और अगर उसमें आ जाते हैं, बॉस का फायदा देखना है, बिजनेस देखना है, ये बिजनेस एथिक्स है कि आपको अगर किसी पोस्ट पे, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठाया गया है, क्योंकि आजकल अगर हॉस्पिटल वो खोले हैं तो बिकॉज ऑफ प्रोफेशन। ठीक, देखिए लाभ कमाना भी क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक, और समाज सेवा भी आती है उसको, लेकिन वहाँ ये कहा गया पहले आत्मा फिर परमात्मा। ठीक है ना, क्लियर? कहा गया कि नहीं? तो उस जगह ये किसमें आ गई? डायलमा में आ गई। डायलमा का मतलब दुविधा, इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। एक वो सामाजिक दुविधा और एक वो इधर की दुविधा हॉस्पिटल इथिक्स की, एक वो सोशल इथिक्स की। अब ये जाए तो जाएगा। ठीक है ना, तो यही डायलमा है। आपको एक चीज इसमें दिखेगा, केस स्टडीज। किसके लिए? केस स्टडी। केस स्टडीज में नहीं दिया होगा, ठीक है ना? जैसे केस स्टडी होता है, आपको कई केस स्टडी भी पढ़ने हैं। केस स्टडी का मतलब क्या कि आपके पास होगा क्या कि पेपर में केस स्टडी के 20 क्वेश्चंस में से कम ये ध्यान में रखिए कि 4, ठीक है ना, से कभी कभी 3 केस स्टडीज आते हैं, कभी कभी 4 आ जाते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं।
केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, ये होता है कंडीशंस, आपको सारे टर्म्स पता रहते हैं, ठीक है ना, सारे टर्म्स आपको पता रहते हैं, क्या क्या टर्म्स है, ठीक, क्या क्या नियम होते हैं वो आपको पता है, ठीक है ना, क्लियर, कि इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या कार्य हैं, अब इनके द्वारा क्या क्या काम किए जाने चाहिए, ऐसी दशा में आप क्या करोगे, ये होता है केस स्टडी। जैसे आप इसी नैतिक दुविधा में आ गए, मान लो आपसे ये प्रश्न पूछ दिया कि एक व्यक्ति है जो, ठीक है ना, सामाजिक रूप से बीपीएल में नहीं आता है, एपीएल में आता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को उसके पसंदीदा कॉलेज में डाल सके। आप उस जगह ये अधिकारी हो जो इस कल्याण योजना को स्वीकृति प्रदान कर सकते हो, ठीक है ना, स्वीकृति क्या कर सकते हो, प्रदान कर सकते हो, ठीक, स्वीकृति प्रदान कर सकते हो। तो अगर आप स्वीकृति प्रदान करते हो तो वो उसको उसका लाभ मिल जाएगा और वो अपने मनचाहे उसमें पढ़ने लगेगा, ठीक। इसमें ये अड़चनें आ रही हैं। अब बताइए उस जगह आपका क्या दायित्व बनेगा, तो आप क्या क्या स्टेप्स करोगे जिसके तहत आपको ये उस बच्चे को लाभ मिल जाए और आप इस गैलमा से भी क्या हो, बस जब भाई आप अगर बीपीएल वालों के लिए योजना चल रही है तो आप एपीएल वाले को कैसे दे सकते हो, आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, कैसे लाभ करना दिया, ठीक। आपको उधर नैतिक दुविधा भी सता रहा है कि अरे यार तब मेरी वजह से वो बच्चा बड़ा मेधावी था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है और हाथ में कलम मेरे ही है, बस टिक करना है, समझ रहे हैं, ये दुविधा है। एक और सरकार से आप बेईमानी कर रहे हो, लोगों से बेईमानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, आप ये कंडीशन आप उस स्तर पर क्या करोगे, अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराओगे, क्या करोगे, उच्च अधिकारी को अवगत कराओगे, उनसे उस पर डिस्कस करोगे। अगर वो कहते हैं कि इसके तहत क्या हो सकता है, क्या हो, तो सारे कंडीशंस क्या क्या आप कर सकते हो एज अ अधिकारी, एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक, वो सारे टर्म्स और कंडीशंस आपको क्या करने रहेंगे, मेंशन करने। ये होता है केस स्टडी। केस स्टडी जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे उनको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। इस कंडीशंस पे आप ये कर सकते हो, इसका भी अगर तोड़ है तो इसका जोड़ है, मतलब सब मिला जुला करके आपको केस स्टडी में अपने रिजल्ट को देना रहता है, ठीक है ना, क्लियर, हर पक्ष को रखते हुए, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका केस स्टडी होता है, ठीक है ना। और कम से कम ये ध्यान में रखिएगा कि 3 से 4 केस स्टडी आता है और सबसे ज़्यादा समय केस स्टडी में ही लगता है। ये आपको 5-6 लाइनों में केस स्टडी दिया है एक पैसेज के रूप में, और पैसेज के रूप में जब आप पढ़ोगे तो पहले तो पूरी कहानी आप समझो कि कहानी क्या है, उतने में ही कम से कम 5 मिनट चला जाता है, ठीक है ना। और फिर आप अपने व्यू लिखते हो, क्या मुझे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पे कौन सा टर्म है, क्या है, तो वो सब करते क्वेश्चन 12 नंबर का, पता चला क्वेश्चन 8 नंबर का हम केस स्टडी, और हर चीज़ कंपलसरी होता है, हम कर रहे हैं 5 मिनट तो वहीं गवा चुके हैं और हमें अभी बाकी क्वेश्चन भी पढ़ने और करने हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी पड़ती है, ये ध्यान में रखिए। तो केस स्टडीज़ का भी बहुत महत्व है, मैं करवाऊँगा कम से कम 10-12 केस स्टडीज़ आपको करवाऊँगा, ठीक है ना, कि क्या क्या है, ठीक। फिलहाल में ये जाने रहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है ना, इनको देख लेते हैं। दार्शनिक पक्ष और जानिए क्या है। चलिए इधर पढ़ ही लीजिए, ठीक। फिर दिया है निजी एवं सार्वजनिक संबंध में वही नीति शास्त्र, ठीक है ना,
कि कैसे कैसे निजी और सार्वजनिक संबंधों में अगर देखा जाए तो नीति शास्त्र कहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद मानवीय मूल्य, हम लोगों को एक टॉपिक ही पढ़ना रहेगा, ठीक है ना, इथिकल वैल्यूज का, ठीक है ना, कौन कौन से वैल्यूज हैं उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में कि कौन से महापुरुष किन वैल्यूज को जोड़ देते थे और समाज पर वो किस रूप से प्रभावी है, ठीक है ना, क्लियर। ये एथिक्स के उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दिया है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इसमें ये आएगा कि परिवार से हम लोग कौन कौन से मूल्य समझते हैं, मतलब सीखते हैं। परिवार में अगर हम लोग रहते हैं तो किसका मूल्य, सबसे बड़ा मूल्य क्या है, एकजुटता। परिवार में अगर हम लोग रह रहे हैं, पारिवारिक हैं, संयुक्त परिवार है, तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं, एकजुटता सीखते हैं, सत्य निष्ठा सीखते हैं। भाई माता पिता आपको सत्य की राह पे ले जाएंगे, झूठ की राह पे तो ले नहीं जाएंगे, ठीक। फिर यही सब चीजें हैं उसमें पढ़नी है। फिर आप समाज से क्या सीख रहे हो, समाज से कौन कौन से मूल्य आप सीख रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो भाई समाज से देख लीजिए आप कौन कौन से मूल्य सीखे हुए हो, वो लिखवाया जाएगा, बता देंगे। और उसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं से कौन से मूल्य आप सीख रहे हो। आप शैक्षणिक संस्थाओं से गए तो वहां आपको कौन कौन से मूल्य सीखने को मिले, ये सब आते हैं प्रश्न, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आएंगे नेताओं एवं प्रशासकों एवं सुधारकों के जीवन तथा उद्देश्यों से जो मूल्य हैं वो सीखने मिल रहे हैं। जैसे कई कई नेता हो गए, ठीक है ना, उनसे हमें कौन से सीखने को मिल जा रहे हैं, प्रशासक और सुधारकों के जीवन, ठीक है ना, जितने भी मान लीजिए महात्मा गांधी हो, उनसे जीवन से हमें क्या सीख मिल रही है, वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है ना, कांटो हो गए, मार्क्स हो गए, ठीक है ना, क्लियर। तो इन लोगों के उससे क्या सीखने को मिला। फिर आइए भारतीय एवं पाश्चात्य नैतिक चिंतक, इसमें जितने भी दार्शनिक हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हो गए, चाहे वो गुरु नानक हो गए, ठीक है ना, कबीर हो गए, ठीक है ना, क्लियर। जितने भी हमारे दार्शनिक हैं, मैकियावेली हो गए, ठीक, जितने भी इस तरह के हैं, ये सभी इनसे हमको क्या 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 सीख मिल रही है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब हम लोग इसमें जानेंगे। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष का मतलब हो गया कि मनोविज्ञान, ठीक है ना, ये तो दार्शनिक से रिलेटेड था कि भाई मूल्य हम सीख रहे हैं, वही दार्शनिक भी बताएंगे, समाज में बताएंगे, शिक्षण संस्थाओं में भी वही सिखाया जाएगा और परिवार में भी वही सिखाया जाएगा। इस वजह से ये दार्शनिक पक्ष हो गया। लेकिन हम लोग अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष में आए तो इन चीजों में, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे। पहला अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है ना, क्या होता है, एटीट्यूड, एटीट्यूडियल। एटीट्यूड हम लोग केवल निगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन है ये बहुत पॉजिटिव सेंस, ठीक है ना। अभी आप इथिक्स में जब पढ़ोगे तो एटीट्यूड का मतलब ही उल्टा हो जाएगा, जो आजकल के दौर में युवा समझ रहे हैं, बड़े एटीट्यूड में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड अलग है और वो एटीट्यूड क्या है, वो एकदम सकारात्मक एटीट्यूड, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट यानी हॉबी, उस पर ये भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इथिक्स का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। एटीट्यूड और क्या, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। तीसरा है भावनात्मक समझ यानी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, एक होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, आप जब पढ़ोगे तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है EQ, एक होता है IQ। एक है इमोशनल कोशेंट यानी भावनात्मक गुणक, ठीक, और यहाँ क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है ना, मतलब हमारा बुद्धिमत्ता गुणक, ठीक। अब यानी जैसे ये कहा जाता है, एक प्रश्न आता है कि सिविल एक बहुत मेधावी लड़का, ठीक है, एक बहुत मेधावी लड़का एक बहुत अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता, ठीक है ना, जस्टिफाई कीजिए, ठीक। प्रभावी जैसे बहुत तेज लड़का
अगर होगा तो उसका इंटेलिजेंस कोशेंट ज़्यादा होगा, IQ लेवल ज़्यादा होगा। उसको मालूम होगा, तुरंत पूछिए कि जकार्ता कहाँ है तो वहाँ है। 2 8 हुए कि 4 हुए, तुरंत बताएगा 4 हुए। ठीक है ना, क्लियर? गलती से भी 8 नहीं बताएगा। ठीक है ना? इस रूम में कितने लोग हैं? हाँ 15 लोग हैं। फट से देख, बिना देखे ऐसे पहले ही आते ही उसने काउंट कर रखा है। मतलब ये IQ लेवल, ये क्या है? IQ लेवल है। UPSC में टॉप 5 में आया। किसकी वजह से? IQ की वजह से। किसकी वजह से? IQ की वजह से। लेकिन क्या वो अच्छा प्रशासक बन पाएगा? ये डिपेंड करता है किस पर? भावनात्मक समझ पर डिपेंड। इस पर नहीं डिपेंड करता है कि वो बहुत, अभी आप कई लोगों को देखे होंगे, कई टीवी में चैनल्स में आ जाते हैं, वीडियो उनकी आ जाती है, रील बन जाता है। कई अधिकारी पता चला लोगों को मारने लग रहे हैं, करने लग रहे हैं, हाथापाई करने लग रहे हैं। तो ये किसकी समझ है? इमोशनल इंटेलिजेंस की। और जो शांत रहते हैं, शांत प्रवृत्ति के रहते हैं, वो एकदम रास्ता निकालते हैं। ठीक है ना? कई लोग केवल समस्या पे ध्यान देते हैं, और जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है वो समाधान पे ध्यान देते हैं। ठीक है ना? क्लियर? समस्या पे ध्यान देना और समाधान पे ध्यान देना दोनों अलग अलग चीज। ठीक है ना? क्लियर? तो मेनली क्या है कि इमोशनल, हर जगह इमोशनल। देखिए, इनका मेल जोल होना चाहिए। इन दोनों चीजों का क्या होना चाहिए? मेल जोल होना चाहिए। और एक अच्छा प्रशासक वही होगा जिसमें ये EQ क्या होगा? ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? ठीक है ना? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी एक चैप्टर ही है बहुत बड़ा, और हर साल 20 में से 2 क्वेश्चंस केवल इसी के आते हैं। ठीक है ना? भावनात्मक बुद्धिमत्ता से 2, तो कभी कभी 3। ठीक है ना? इसी से आ जाते हैं। ये बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना? क्लियर? इसमें गोलेमैन का सिद्धांत है, गोलेमैन प्रिंसिपल है। ठीक है ना? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और हर साल लगातार आता ही रहता है। ठीक है? क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं प्रशासनिक पक्ष पर। और प्रशासनिक पक्ष की अगर हम लोग बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेटर यानी सिविल सर्वेंट्स की बात होती है। ठीक है ना? अब सिविल सर्वेंट्स की क्या बातें होती है जान लीजिए। लोक प्रशासन में या सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र। अब पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आया है कि सिविल सेवकों का, ठीक है ना, क्या क्या वैल्यूज हैं, इथिकल वैल्यूज क्या क्या है, ठीक, या उनके कर्तव्य क्या क्या है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ठीक है ना, उत्तरदायित्व, ठीक है ना, भागीदारी भी तो होती है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, उसके बाद स्थिति और समस्याओं से निपटना। क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं। भाई चिंता का मतलब कंसर्न्स, और दुविधा यानी डायलेमा। ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब इथिकल कंसर्न्स एंड इथिकल डायलेमा एक टॉपिक ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, क्या क्या विधियां हैं, ठीक, नियम क्या है, विनियम क्या है, अंतरात्मा की आवाज, ठीक, शासन व्यवस्था में नीति परक, पूरक और क्या कहते हैं, नीति परक और नैतिक जो भी मूल्य है उनसे रिलेटेड। फिर आइए शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना? लोक सेवा में की अवधारणा, मतलब ये कंसेप्ट, अवधारणा यानी कंसेप्ट। लोक सेवा के क्या क्या कंसेप्ट है, ठीक, उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ही आता है। फिर उसके बाद शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, मतलब कौन कौन दर्शन में ईमानदारी के बारे में ज़्यादा बताया गया है। सूचना का आदान प्रदान एवं पारदर्शिता, ठीक है ना, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, और सूचना का आदान प्रदान, सूचना का अधिकार, उसमें पूछा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है ना, उसके बारे में विस्तार में आता है। उसके बाद नीति परक आचार संहिता, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, समय समय पे कोड ऑफ कंडक्ट की भी जरूरत पड़ती है, जैसे चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है ना?
तो वो आचार संहिता किस किस समय लागू हुई, क्या उसमें कहा गया है, ठीक, और किस किस तरह से वो नैतिक है अनैतिक है, ठीक, ये डिस्क्राइब करना रहता है। उसके बाद हमारा दिया है आचरण संहिता, आचरण यानी बिहेवियरल, ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट ये, ठीक। फिर उसके बाद नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। ये प्रश्न आते हैं और हर साल इस टॉपिक से समझ लीजिए कम से कम 4 या 5 प्रश्न यहीं से रहते हैं, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी सूचना का अधिकार अधिनियम, कभी सिटीजन चार्टर, ठीक है ना, कभी कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब आता रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर कार्य संस्कृति और फिर लोग क्या है भाई, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, ठीक है ना, ये है लोक नीति का उपयोग भ्रष्टाचार के संगठन दिख रहा है ना, फिर नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, ठीक है ना, लोक निधि जो हमारे फंड्स हैं, चाहे वो कंटिजेंसी फंड हो या कंसोलिडेटेड फंड हो, ठीक है ना, लोक निधि में आते हैं, ठीक, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं फैल रहा है, करप्शन तो नहीं फैल रहा है, सब। और लोक निधि के बाद देखिए आ ही गया क्या, भ्रष्टाचार, ठीक, जहाँ निधि है वही भ्रष्टाचार है, निधि के बगैर भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक, समझ में आया, तो ओवरऑल यही है। अच्छा, जो आप लोगों को बताया था उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं विधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, ठीक, भाई हम लोग इथिकल वैल्यूज दूसरे देशों के साथ किस किस तरीके से अगर कर रहे हैं, और कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभी आपको CSR मैंने बताया था, पर्यावरण के तरह देखिए, कारपोरेट शासन व्यवस्था यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, ठीक है ना, क्लियर। अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि में क्या क्या पढ़ना है, एक संरचना, प्रकार्य, आचरण पर प्रभाव, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक प्रभाव, परिवर्तन एवं अनुनयन, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज पढ़नी है कि कैसे कैसे नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। अभिरुचि पे आएंगे तो सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, ठीक, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा सही माना जाता है, ठीक है ना। आप जब पूछेगा भी ये क्वेश्चन आप लोग को लिखवाएंगे क्या कि नैतिकता जो है, ठीक है ना, वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ है, ठीक, कि विषय निष्ठ है, ठीक। तो आप देखोगे क्या दोनों ही स्थितियों में अलग अलग कंडीशंस हैं, कंडीशंस डालोगे दोनों स्थितियों के कि क्या क्या, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद सार्वजनिक से ये गैर तरफदारी, निष्पक्षता, ठीक है ना। फिर उसके बाद सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। तो कभी कभी ये सब भी दे देता है, सहिष्णुता किसे कहते हैं, करुणा किसे कहते हैं, समझ रहे हैं। टर्म्स है, ओवरऑल आपको समझना है सारे टर्म्स को, और प्लस क्या करना है, उसके उदाहरण जितने हो सके वो देने हैं। मेनली क्या है कि आपको क्वेश्चंस ही मैं कराऊंगा और उसके पीछे जो जो चीज़ें रहेगी वो क्या करूँगा बता, ठीक है ना। केस स्टडीज आपको करवाऊंगा, ठीक, इतनी चीज़ें होगी तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एथिक्स, और बिना अपने किए चीज़ें समझ में नहीं आती, ये ध्यान रखें। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो घर पे भी जाकर के उस चीज़ को पढ़िए, तभी आएगा, नहीं तो यहाँ जितना भाषण रहेगा घर में ये भाषण ही है। ये चैप्टर टोटल किस पे आपके उस पे समझ वाले बातों पे, केवल टर्म्स के मामले में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे याद करने हुए कि 7 सत्य क्या है, 7 पाप क्या है, तो वो सब आप याद करो, वो चीज़ें बैठानी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रयोजनवादी कौन है, अकारिकी कौन है,
ठीक है ना, कांट का सिद्धांत क्या है, उसमें गांधीवादी सिद्धांत कितना लागू हो रहा है, ये सब याद करने वाले हैं। लेकिन बाकी समझ है, जितना आप लिखोगे, कंडीशंस क्वेश्चंस करोगे, उतना ही समझ में। इस पेपर में सबसे कम नंबर दिया जाता है, 100 प्लस हो जाए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। नहीं तो 100 के नीचे क्या अच्छा मानेंगे, 50% भी नहीं पा रहे हैं तो अच्छा मान लेंगे अपने आप, ठीक है ना। यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, कितना हुआ, अब हम लोग एक चैप्टर ही शुरू करें, ठीक है ना। रहने दें, दोबारा बंद हो गया। क्या हुआ, इनका तबीयत खराब हो गया, पेट दर्द कर रहा है। इसकी तो ये सब खराब में नहीं आता भाई। देखिए, हेडिंग्स डालिए, हेडिंग डालिए। डिटरमिनेंट्स पहले लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए, फिर हिंदी लिख लीजिए। डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ एथिक्स in human actions. In human actions. Sequences Consequences of ethics. Of ethics in human actions. In human actions. ठीक है ना? In human actions. अब लिखिए इसका हिंदी अर्थ। मानवीय कृत्यों मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक एवं परिणाम। निर्धारक एवं परिणाम, ये देख रहे हैं, ये किसमें है, ह्यूमन इंटरफेस। ये चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है ना। तो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में हम लोग देखेंगे, सब पक्ष देखेंगे, लेकिन फिलहाल में इसमें क्या है, नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम, ठीक है ना। क्लियर, मतलब डिटर्मिनेंट्स जो हैं और कंसीक्वेंसेस जो है, कंसीक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स जो है, ठीक है ना, वो सब के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। तो आपको पहला प्रश्न तो यही आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर, अब जान लीजिए कि कैसे, मतलब लिखिए, इसमें लिखिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो केवल पॉइंट्स लिखिए जिससे कि आप डिस्क्राइब कर सके, ठीक है ना, डिस्क्राइब कर सके। पहले ऐसे लिख लीजिए डिटर्मिनेंट्स लिखिए, गोला कीजिए और ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है ना, कि कौन कौन से तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारक तत्व हैं, ठीक है ना, निर्धारक तत्व। पहला लिखिए कृत्य यानी एक्ट, ठीक है ना। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में नैतिक या अनैतिक, ठीक। अब जो भी कृत्य है या एक्ट है वो नैतिक है कितना और कितना अनैतिक है, ठीक। ये क्या करता है, नैतिकता को प्रमाणित करता है, नैतिकता का निर्धारण करता है। इसी वजह से निर्धारक तत्व, इसमें निर्धारक तत्व, ठीक। क्लियर। दूसरा लिखिए कर्ता यानी एक्टर,
ठीक, कर्ता। अब कर्ता को देख करके आप डिसाइड करोगे कि हमने क्या कहा, नैतिकता के ये निर्धारक तत्व हैं। पहला आपने क्या देखा, कृत्य, कृत्य यानी कार्य, ठीक है ना। कई देश में क्या किया जा रहा है कृत्य के बारे में कि लोगों को फांसी देने की जो घटनाएं वो आम है, रोड पे ही फांसी दे रहे हैं, ठीक। और कई देशों में कई अधिकार, ये जो फांसी वाला है, ठीक है ना, कई कानूनी दांव पेच के बाद दिया जा रहा है, उसमें भी कानूनी दांव पेच लगा करके रोक दिया जा रहा है। नहीं तो अंत में क्या हो रहा है, राष्ट्रपति 72 के क्या कर दे रहा है, तो वहाँ के कृत्य को दर्शा रहा है कि किस जगह की व्यवस्था कैसी कैसी है, कि मतलब किस देश में क्रूरता ज़्यादा है और किस देश में क्रूरता कम है। तो वो उसके कृत्य को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, एक्ट को दर्शा रहा है कि कोई देश कितना नैतिक और कितना अनैतिक, उसके कृत्य कितने नैतिक और कितने अनैतिक। आइए कर्ता पे आते हैं, एक्टर पे आते हैं, कर्ता पे। कर्ता भी डिफाइन कर रहा है कि कितना नैतिक या कितना अनैतिक। जैसे है कर्ता कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी गरीबी से तंग आकर के रोटी चुरा लिया, ठीक है ना, रोटी चुरा लिया गरीबी से तंग आकर, और एक आदमी है वो बैंक घोटाला करके ऐसो आराम से रोटी खा रहा है। आप इसके कृत्य को अच्छा समझोगे, आप इसके कृत्य को अच्छा समझोगे, नैतिक किसको समझोगे, जो गरीबी से तंग आकर के रोटी चुराया। कि दूसरा कि ऐसा है कि विजय माल्या की तरह उसने क्या किया, घोटाला किया और फाइनली क्या ऐशो आराम से रह रहा है, और जो लोग भी मुंह खोल रहे हैं उनको क्या दीवाला पकड़ा दे रहा है। अब आ जाओ 2G स्कैम, 1.76 लाख करोड़ घोटाला हुआ। 2G स्कैम कब हुआ था, ये 2010 की घटना, ठीक है ना। 2G स्कैम में 1.76 लाख करोड़ का घोटाला था, 1.76 लाख करोड़ का घोटाला था, इतना बड़ा घोटाला। अब आप सोचो करोड़ है कितना, 1.76 लाख करोड़। अगर 0.76 लाख भी किसी को दे दिया गया तो वो क्या मुंह खोलेगा, नहीं। 1 लाख करोड़ तो आपके पास आया, ऐसो आराम से जीत रहे हो, तो इथिक्स किसको कहोगे, इथिकल क्या आप कहोगे, उसे नहीं कहोगे। और वो गरीब जो रोटी चुराया किसके लिए, गरीबी के कारण, ठीक। तो ये क्या है, कर्ता है। कर्ता डिसाइड करता है, नीति निर्धारक तत्व है। ये जो डिटर्मिनेंट्स में आएगा, निर्धारक में आएगा, तो निर्धारक में ये कर्ता है। ये भी क्या हुआ, तत्व, ठीक है ना, निर्धारक तत्व में आएंगे, कंपोनेंट्स में आएंगे। एक आया कृत्य और एक आया क्या, कर्ता। तीसरा लिखिए, पीड़ित या लाभार्थी। पीड़ित को इंग्लिश में कहते हैं विक्टिम। पीड़ित को क्या कहते हैं, विक्टिम। और लाभार्थी को क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी। ठीक है ना, क्लियर। अब आइए एग्जाम्पल यहां भी है, किसी गरीब व्यक्ति के जमीन को हथियाना। एक उदाहरण एक उदाहरण है कि किसी अमीर व्यक्ति के कीमती सामान को हथियाना। कौन ज्यादा अनैतिक है, दोनों पहला वाला ज़्यादा अनैतिक कौन हुआ, किसी गरीब व्यक्ति के जमीन को हथियाना, ठीक है ना। ये ज्यादा अनैतिक है किससे, एक अमीर व्यक्ति के कीमती सामान को हथियाना, ठीक है ना। तो यहाँ विक्टिम्स और बेनिफिशियरी, मतलब जो पीड़ित है, आप पीड़ित किसको कहोगे, पहले वाला, जो पहले वाले को पीड़ित कहोगे, पहले वाले को पीड़ित कहोगे, उसमें आपको शब्द पीड़ित ही आएगा,
कि आप कहोगे कि एक गरीब एक अमीर व्यक्ति था, उसके यहाँ से एक हार सोने का चोरी हो गया, उसके लिए क्या कभी पीड़ित आप लगाओगे? नहीं लगाओगे। लेकिन उसके लिए जरूर लगाओगे जो चोरी करके भागा, बेनिफिशियरी। ठीक है ना? तो यहाँ नैतिक और अनैतिक किससे डिसाइड हो रहा है? एक विक्टिम से और एक किससे? लाभार्थी से। ठीक है ना? बेनिफिशियरी से और पीड़ित से। ठीक, तो ये भी क्या है? निर्धारक तत्व है, डिटर्मिनेंट्स है। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, इरादा या प्रयोजन। इरादा या प्रयोजन, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। ठीक है ना? इरादा या प्रयोजन। अब जानिए क्या हुआ। हुआ ये कि आप निकले थे एक आदमी की हत्या करने। ठीक है ना? एक आदमी की हत्या करने आप निकले थे। अचानक से आपको पता चला, जब उसके घर आप पहुंच गए और जो ही गोली मारने जा रहे थे, तब तक एक कागज आपको हाथ लगा, पता चला वो निहत्था है। वो निहत्था है, वो निहत्था कर रहे हैं, वो मतलब निर्दोष है, निहत्था निकल रहा है, वो निर्दोष है। ठीक, तब तक उसी हाथापाई में आपकी गोली चल गई और वो मर गया। दूसरा आइए, दूसरा कंडीशन आइए। दूसरा है, एक मित्र है आपका, कुएं के कोने पे बैठा है। कहाँ बैठा है? कुएं के कोने पे बैठा है। कुएं के कोने पे मतलब कुएं के किनारे एकदम बैठा है, बैठ गया है। अब आपने क्या किया? उसको चौंकाने के मकसद से उसको चौंकाया और वो जाकर के गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। कंडीशंस दो हैं, दोनों सेम लगभग, लेकिन किसको ज़्यादा अनैतिक कहेंगे आप? है पहले वाले ज़्यादा अनैतिक है। क्यों? क्योंकि उसका सेंस ही मारने का था, इरादा ही था हत्या करने। ठीक है ना? और वो हाथापाई में क्या हुआ? मारा गया। ठीक है ना? क्लियर? और दूसरा वाला क्या था? जानबूझकर नहीं था, उसने तो चौंकाने खेल खेल में वो कर दिया और वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। फाइनली ये जो उदाहरण हुए, ये आपको डिसाइड करता है क्या? इंटेंशन। आपको क्या डिसाइड करता है? इंटेंशन, प्रयोजन या इरादा। आपका प्रयोजन क्या था? मतलब क्या था? इरादा आपका क्या था? इंटेंशन क्या था? ठीक है ना? तो ये भी डिसाइड करता है। ये इसलिए ये भी नैतिकता का क्या है? डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना? क्लियर? निर्धारक तत्व है। समझ में आया? ठीक, छठवां लिखिए, छठवां पॉइंट, छठवां कि पांचवा? पांचवा लिखिए, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां। परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ ये है क्या कि ऐसा है, एक व्यक्ति है जो जानबूझकर किसी की हत्या कर दिया। ठीक, दूसरा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो रेप करने की कोशिश कर रहा है और महिला ने अपने बचाव में गोली मार दी। ठीक, क्लियर? ये क्या था? ये सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। परिस्थिति बस महिला ने क्या किया? गोली मारी अपने बचाव के लिए। ठीक, क्लियर? तो कहीं से भी अनैतिक नहीं। ठीक, उसका कृत्य अनैतिक था। इन्होंने डायरेक्ट जानबूझ करके ही शूटर, ठीक है ना, वो फिल्म कौन थी? बुलेट राजा। ठीक, बन गए और इन्होंने गोली मार दी और फाइनली क्या हो गए? ठीक है ना? तो इनका क्या कहीं सर्कमस्टांसेस का वो आ रहा है? कुछ नहीं। ठीक, तो ये नैतिक न होकर के अनैतिक है तो है, लेकिन वो कहीं से भी अनैतिक नहीं। ठीक है ना? तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? परिस्थितियों पर। किस पे? सर्कमस्टांसेस पर।
ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी एक निर्धारक तत्व हुआ। तो आप लिखोगे क्या निर्धारक तत्वों में? सर्कमस्टांसेस लिखो, सर्कमस्टांसेस। फिर आओ नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है परिणाम। परिणाम यानी कंसीक्वेंसेस। ठीक है ना, परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है? कंसीक्वेंसेस। ठीक है ना, क्लियर? जैसे होता क्या है कि कितना भी हम लोग अच्छा कभी कभी करते हैं तो परिणाम गलत होते हैं, और कभी कभी कितना गलत कर रहे हो फिर भी परिणाम अच्छे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें डिसाइड करना रहता है कि कौन नैतिक है और कौन अनैतिक है। तो ये भी एक निर्धारक तत्व होते हैं, कौन? कंसीक्वेंसेस, परिणाम। ठीक है ना, क्लियर? तो आपको ये ध्यान में रखना था, एक क्वेश्चन तो आज आपका तैयार हुआ, ठीक है ना, कि नीति शास्त्र के कौन निर्धारक तत्व है? नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन है? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स? ठीक है ना, क्लियर? या इथिकल सोसाइटी, कुछ भी बना करके दे सकते हैं, दे आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग। ठीक है ना, क्लियर? तो पहला आप क्या कहोगे? एक्ट। एक्ट यानी कृत्य। दूसरा आप क्या कहोगे? एक्टर यानी कर्ता। तीसरा क्या है? हाँ, ठीक, पीड़ित यानी विक्टिम, और लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी। ठीक, आप अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक, चौथा क्या है? इंटेंशन, प्रयोजन या इरादा। पांचवा क्या है? सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां। और छठवां क्या है? कंसिक्वेंसेस यानी परिणाम। ठीक है ना, ठीक है? तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग समझेंगे एक एक चीज और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो जो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया तो हमें सब्जेक्ट पेपर समझ में आ गया। ठीक है ना, क्लियर? अब हम गाथा आपको समझाते रहे तब तो ना आप क्वेश्चन समझ पाओगे ना चीजें हो पाएंगी। ठीक है ना, क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।